माजी फाइमा का बर्मिंघम में आज पहला दिन था। वो फिरोज के साथ क्रिकेट मैच करने के बाद रात ही बर्मिंघम पहुंची थी। माह ने किसी भी तरह करके फिरोज को उस काम के लिए राजी कर दिया था। कुछ बहस बम्बासी के बाद वो अपनी व माह की तरफ के फर्जी से कागजात ब्रिटिश कौंसिल में जमा करवा कर फाइमा से निकाह करके इसे बर्मिंघम ले आया था। माह अपने शातिराना दिमाग से ब्रिटिश हुकूमत को धोखा देने में कामयाब रही थी। वो अपने ही शोहर से अपनी ही बहन का निकाह करवा कर उसे बर्मिंघम तो दे रही थी, मगर यहाँ गजने अब मजीद बढ़ने वाली थी। फाइमा को जब तक स्कॉलरशिप की रकम नहीं मिलनी थी, इसे तब तक फिरोज के निकाह में रहना था। इसे बार बार फिरोज के साथ ब्रिटिश कौंसिल में अपनी शादी और खुद साख्ता हनीमून की तफसीलात के साथ जाना पड़ रहा था, ताकि वो इन दोनों को मियां बीवी तस्वीर कर ले। मगर जो कुछ फिरोज ने इसके साथ किया था, इसके बाद वो इसके साथ एक मिनट के लिए तन्हा रहने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ अगरचे फिरोज ने माह को रस्मी से तलाक दे दी थी, मगर फिर भी वो फिरोज के साथ किसी अंदाज में रह रही थी। यूं वो दोनों बहनें एक ही मर्द के निकाह में थी। पैसों की लालच में आंधी हो चुकी माह की चालाकियों का असल फायदा तो उसका शोहर फिरोज ले रहा था, जो मौका मिलते ही फाइमा को जताता कि वो उसकी बीवी है, और माह भी मौका मिलते ही फिरोज को समझाते कि उसकी असल बीवी कौन सी है। कुदरत भी जानती है कि इसने मर्द की फितरत में ऐसी बेसब्री और ऐसी भूख भर दी है कि वो जितना भी शरीफ हो जाए एक औरत पर खुश नहीं हो सकता। तभी तो उसने मरने के बाद भी एक दो नहीं पूरी तवोरे रखी, और ये सका अभी सिर्फ शरीफ और नेक मर्द के लिए। जरा सोचा, कुदरत अगर किसी गुनहगार या होश परस्त मर्द को नवाजने पर आती तो कितनी वोरों से नवाजती फाइमा जब से बर्मिंघम आई थी। इसके होंठों पर एक चुप ही थी। असल धोखा तो इसके साथ हुआ था जो इसकी बहन ने इसके साथ किया था। वो नहीं जानती थी कि इन दोनों बहनों के मुश्तरका शोहर ने अपनी असलियत माह को बताई है या नहीं। वो यहाँ आकर सिर्फ धोखे में मारी गई थी। इसका यह सफर जिंदगी का भयानक तरीन सफर रहा था। जब से वो बर्मिंघम आई थी, इसने खुद को बधाई देने के सिवा किसी से कोई बात नहीं की थी, और न ही इसकी यह खामोशी इसकी बहन माह के लिए कोई मानी रखती थी। इसे तो बस पैसे चाहिए थे जो अब मिलना शुरू हो गए थे। माह चाहती थी हमेशा ऐसा ही चलता रहे, मगर ऐसा नहीं चलना था। फाइमा फिरोज और माह की अजीब व गरीब तराई इनको एक दिन बर्मिंघम से लंदन जा रही थी कि इनको चेकन के नाम पर रोक लिया गया और पुलिस एहलकार उनके पासपोर्ट चेक करने लगा था। यू हैव नॉट वायलेट वीजा, आप बगैर वीजे के यहाँ कर क्या रही है? लंदन पुलिस का नुमाइंदा सवालिया नजरों से माह को देखने लगा था। चेक के तागी मिस्टर वो तंजिया अंदाज में मुखातब हुई थी। आप डिपेंडेंट वीजा पर यहाँ रही थी। वीजा आपके शोहर के नाम का था, लेकिन हमारा सिस्टम बता रहा है कि आप अपने शोहर से तलाक ले चुकी है, इसलिए आपका वीजा भी खत्म हो गया है। आपको अभी इसी वक्त ये मुल्क छोड़ना होगा। इस पुलिस एहलकार के अल्फाज पेड़ की तरह माह को लगे थे। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और यही हकीकत थी। ऑफिशियली तौर पर फिरोज की बीवी अब फाइमा थी। माह और फिरोज कितनी देर ही इस पुलिस एहलकार को मनाने और समझाने की कोशिश करते रहे, मगर वो कहाँ मानने वाला था। एन सोरी मैन, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे जानते नहीं हैं। मिस्टर योर मावत मैन, पुलिस कॉर्पोरेट वदास हमें मजबूर न करे कि हमें जबरदस्ती करनी पड़े। वो एहलकार इसे जबरदस्ती पुलिस विंग ने धकेल गया था। मिस्टर फिरोज, आप 24 घंटों में अपने वकील के साथ पेश हो, वरना मैन माह को जबरदस्ती रिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो फिरोज को एक नोटिस देते हुए माह को दे गए। फिरोज सड़क पर हक्का बक्का खड़ा था, और इस सड़क के सामने बने खूबसूरत प्लाजे के टाप फिरोज पर कबीर और इसका हैंडल खड़े इस सारे मंजर को देखा कर मुस्कुरा रहे थे। हाल तुम जानते हो ना कि हम इस लड़की को ज्यादा देर तक अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। जैसे ही यह खबर लीक होगी कि पुलिस ने एक लड़की को सिर्फ शक की बुनियाद पर एक प्राइवेट पैट्रोल सेल में रखा, हर तरफ ये हाहाकार मच जाएगी। इसलिए ऐसी कोई भी खबर लीक होने से पहले हमें इसकी जबान खुलवानी है, ताकि जैसे ही खबर मीडिया की जेहन बने तब कम अज कम हमारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ ऐसा तो हो जिससे कम अज कम हमें कुछ फेस यूं तो मिल सके। इंस्पेक्टर मेसन के लिए एक नई सुबह एक नया चरण गई थी। जिला इसकी कस्टडी में पिछली 4 रातों से थी, मगर वो अभी तक इससे कुछ भी ऐसा मिलवा नहीं पाया था। इंस्पेक्टर साहब, शहीद वो भी जानती है कि हम जो भी कर लेने से ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते। शहीद इस वजह से वो अपनी जबान बंद किए हुए है। मेसन का खास सिपाही इसे अपनी राय दे रहा था। मेसन समेत वो खुद भी लेला की साबित कदमी पर हैरान था। वही तो मैं सोच रहा हूं, जब तक इस लड़की के दिल में ये उम्मीद कायम रहेगी कि उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तब तक ये लड़की कुछ नहीं बोलेगी। हमें कैसे भी करके इस लड़की की उम्मीद को तोड़ना होगा। इंस्पेक्टर के चेहरे से फिक्रमंदी का अनासर बलकर गया था। वो जानता था कि अगर वो कोई इंफॉर्मेशन न निकलवा सका और लीला पर टार्चर करने की खबर भी लीक हो गई तो उसका क्या हशर होगा। तुमने वो सब क्या था?
ना इंस्पेक्टर दोबारा सिपाही से मुखातब हुआ। जी इंस्पेक्टर साहब, आपने जो कहा मैंने वही किया था। सारी रात मुश्किल से 40 मिनट ही सोने दिया है। इंस्पेक्टर बगैर कुछ बोले टार्चर सिर में घस गया जहां लेना अभी तक कस्सी से बंधी हुई थी। उसके बिखरे बाल उसकी सोजी हुई आंखों को ढके हुए थे। कस्सी पर बैठे होने के बावजूद वो अपने पाँव हवा में बुलंद किए हुए थी, क्योंकि उसके पाँव इतने सोजे हुए थे कि उनको जमीन पर लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। क्या सोचा तुमने लेना, आज फिर से वही सब बोर कसम की मार कटाई होगी या कुछ नया होगा? इंस्पेक्टर तंजिया अंदाज में मुखातब होता उसके करीब आकर बैठ गया, मगर वो चौंक रही थी, क्योंकि सिर्फ आंखें ही नहीं चेहरा तक सोच चुका था। तंजी होना तुम, वो आंखें छोटी करता मुखातब हवा, चलो आज तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम कंजी बनने के काबिल भी नहीं रहोगी। वो उसे वसे से रस्सियों से आजाद कर दिया और फिर बालों से घसीटता हवा टार्चर रूम के कोने में पटकते हुए उसका लिबास फाड़ गया। तुम ये सोच रही होगी कि तुम यहाँ से बच जाओ, मगर नहीं, अब के बाद से तुम्हारा इस टार्चर सेल में एक एक मिनट था फिर। हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि इस तरह मुझे डराओगे। वो अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके मुखातब हुई, एक कालगर्ल हो, आम लड़की नहीं जो चखूंगी चलाऊंगी। कम हार इंस्पेक्टर, मेरे लिए ये एक रोटी मिनट है। दीदी का जवाब इंस्पेक्टर को ताव चढ़ा गया था। वो दानक पेस्ता हवा लेला पर झका, मगर आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेला वो लेला के चेहरे से उसके बदन के साथ अपने चेहरे को हरकत देता हवा उसकी टांगों तक आया रही। लोधी सरप्राइज इंस्पेक्टर लेला जेल मुस्कुराने की एक नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी। वो जानती थी कि वो इंस्पेक्टर के सामने जितना कमजोर नजर आएगी, इंस्पेक्टर इस पर इतना दबाव डालेगा, इसलिए उसे सिर्फ अपनी टीम के आने तक इंस्पेक्टर के सामने एक मुकम्मल बाजारी औरत बनना था, ताकि वो इसके करेक्टर से नफरत खाकर इससे दूर ही रहे। मगर लीला की टीम कब आनी थी, ये लीला को भी नहीं पता था। आई एम आल्सो इन्वॉल्व सरप्राइजेस। लीला इंस्पेक्टर ने जुमला मुकम्मल करते ही जेब से नोकदार पलास निकाला और लीला के पाँव के अंगूठे का नाखून एक ही झटके में खींच निकाला। ये सब इतना अचानक था कि इस लम्हे को इंस्पेक्टर को खुद भी यकीन नहीं आया था कि इसने सच में ऐसा क्या है, मगर यह हकीकत। लीला के पाँव के अंगूठे का नाखून अब इस नोकदार पलास की चोंच में अटका हुआ था जो इंस्पेक्टर के हाथ में था, और लीला का पूरा बदन जमीन से उठकर लम्हे भर के लिए हवा में मारक हवा और फिर वापस जमीन पर गया। दर्द की शिद्दत से उसकी आवाज बने नहीं अटक कर वो लम्हे भर के लिए सुन रही। कई दिनों से नींद पूरी न हो पाने की वजह से इसका दिमाग इतना सुस्त हो गया था कि जब वो पहली बार दर्द से चलाई तब तक इसका पाँव खून से भीग चुका था। लीला की दर्दनाक चीख में एक और आवाज दब कर रह गई थी। दरवाजे पर खड़े सिपाही ने इंस्पेक्टर को पुकारा था, मगर इंस्पेक्टर कहाँ सुनने वाला था। वो खुद एक सदमे में था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के नाखून को खींचा था। वो अपने पसंदीदा दिल के साथ लीला की चीखें कम होने का इंतजार कर रहा था कि तभी इस सिपाही ने इंस्पेक्टर के करीब आकर अपना चेहरा उसके करीब किया और उसके कान में एक सबूशी करता हवा वापस निकल गया। लेकिन कोई उससे फॉलो का और आर्चर से बाहर निकल गया। अपने आधे घंटे तक इस आर्चर से में सिर्फ लीला के सिर्फ चलाने की आवाज थी। शायद ये आवाजें मजीद भी चलती अगर वो बेहोश न हुई होती। 2 घंटे बाद जब लीला को होश आया तो उसने खुद को टार्चर सेल की बजाय एक अस्पताल में पाया जहां उसके पाँव पर बुरहन पट्टी की जा चुकी थी। इसने अपने अतराफ का जायजा लिया तो वहां सिर्फ इंस्पेक्टर में से ही मौजूद था, जो उसे होश में आता देखकर जल्दी से इसकी तरफ लपका। अब तुम ठीक होना। दिल्ली कई रातों की नींद आंखों में ये सहमी सी मेसन के इस सवाल पर बहुत हैरान हुई थी। वो हैरान कर नजरों से मेसन को देखने लगी। लीला जो भी हवा वो सब एक मुजफिंडन थी। क्या क्या हुआ? और इंस्पेक्टर लीला हकलाते हुए मुखातब हुई थी। तुम अच्छे से जानती हो मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पर टार्चर किया। इंस्पेक्टर अपनी शर्मिंदगी से मुझे कमजोर मत करो। अगर तुम यूं ही शर्मिंदा होते रहे तो मुझे लगेगा कि तुम कमजोर थे, पर मैं एक कमजोर की गिरफ्त। यकीनन मैं कमजोर नहीं था, मगर फिर भी असलियत जानने पर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सब को यही भूल जाओ और एक नजर मेरे पाँव पर डालो। तुम्हें लगता है कि ये मुझे कुछ भूलने दे, तुम मुझे हर कदम पर याद आओगे। वो धीमे से लहजे में बोल रही थी। फिक्र नहीं करो लीला, डॉक्टर ने बहुत बेहतरीन इलाज किया है। तुम एक दिन में ही चलने के काबिल हो जाओगी। तुम्हें पता है कि जब तुम बेहोश थी तब मैं अपने हाथों से तुम्हारे पाँव की पर गर्म पानी डाल रहा था ताकि सोजन कम हो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर लीला के चेहरे पर हंसी पैदा हुई थी। अगरचे उसे हंसने से भी दर्द का एहसास हो रहा था, मगर फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहा इंस्पेक्टर, तो ये सब नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मुझे एक बात सच बताओगे? वो सवालिया अंदाज में मुखातब हुई और फिर इंस्पेक्टर को खामोश देखकर अपनी बात बढ़ा गई। तुम्हें किसने फोन किया था? नाक या पीटर? लीला के सवाल पर इंस्पेक्टर हैरानी से उसे देखने लगा था, जिस पर लीला उसे समझाने लगी। मेरा मतलब ये किसके फोन या किसकी सिफारिश पर असर है? मार्क या पीटर मैं नहीं जानता ये दोनों कौन है, मगर मुझे एक कॉल होम मंसफरी से आई थी।
वो बता रहे थे कि तुम एक न्यूज एंकर हो जो मुख्तलिफ शहरों में जर्मन तर्ज पर बने टार्चर सेल एक्सपोज करती हो, और अब भी तुम इसलिए मेरा टार्चर बर्दाश्त कर रही थी कि इस टार्चर सेल को एक्सपोज कर सको। पढ़ने लेना पड़ा कम इंकशाफ किया, क्योंकि वो यही समझ रही थी कि वो उसे यहाँ से निकालने जरूर आएंगे। सहाफ़ी और पुलिस एहलकार तो भाई बहन की तरह होते हैं। दोनों का काम मुजरिमों को पकड़ना और एक्सपोज करना होता है। उम्मीद है तुम इस इंटरस्पेंडन पर कोई प्रोग्राम नहीं करोगी। इंस्पेक्टर कम अज कम मुझे अब अपनी बहन मत बनाओ, वो चढ़ गई थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें यकीन रहे कि मेरी तुम पर कोई गंदी नजर नहीं थी। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। जिला इंस्पेक्टर औरतों को कुदरत ने एक हनर ही ऐसा दिया है जो पैदा होते ही अपना काम शुरू कर देता है। बेशक 1 साल की लड़की हो या 100 की औरत, वो एक नजर में ही मर्द की आंखों में मौजूद होश भांप लेती है। इसलिए मुझे मत समझाओ कि तुम्हारी नजर कितनी गंदी या कितनी साफ थी। जिला का लहजा सख्त था, जिस पर इंस्पेक्टर खामोश रहा और फिर इसे कुछ वजूहत के साथ एक गाड़ी में बिठा गया जो सीधा एयरपोर्ट पर गई थी। जिला को अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि उसे यहाँ से निकालने वाला कौन है। एयरपोर्ट पर उतरते ही जिला को एक बंद पैकेट थमा दिया गया जिसमें एक गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था। वो अपने मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर घर से आते हुए वो सिर्फ डमी फोन लाई थी जिससे सिर्फ मालिक को फोन किया जा सकता था, अगर जैसे एक कदम चलने पर भी शदीद दर्द हो रहा था। इसके बावजूद इसने मालिक को फोन लगाना मुनासिब नहीं समझा। वो उस नंबर की गाड़ी को ढूंढते हुए पूरे एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर पार्किंग में पहुंची और फिर एक लंबी मेहनत के बाद सिर्फ वो गाड़ी में ले गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा, सॉफ्ट सीट को न पा करके चेहरे पर एयरवर्क से लेटा। लीला ने सर से पांव तक किस ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स पर गाड़ी पर नजर डाली और फिर इस शख्स को हिला गई जिसके चेहरे से हेड फटते ही लीला हैरान हुई थी। हैरान सिर्फ लीला ही नहीं, वो शख्स भी हुआ था जो ड्राइविंग सीट पर था। समझ चलो लानत है। रस्तम शाह को इतना लेट आया। रस्तम हैरानी से गाड़ी से निकला। मेरे को लगा कि कोई नई बड़ी बात के पास आने वाली है, इसलिए अपन थोड़ा लेट आया। वो खामोश खड़ी हैरानी से रस्तम को देख रही थी। अब उसे समझ आ गई थी कि उसे टार्चर सेल से निकालने वाला कौन है। अब ये भूखी लोमड़ी के माफो मेरी बोती को क्यों घो गई, तो आजा मेरे साथ लिपट जाओ। वो लीला की तरफ बढ़ा जो 2 कदम पीछे हट गई थी। यार ये तुम छोकरी लोग भी न जब तक तुम पर चढ़ो नहीं वैसे ही हर बार नफरत करती हो। तेरे को मालूम न कि रस्तम तेरे एक एक आंख को सकीन के हुए है। फिर शर्माती क्यों है? वो आंखें बंद करता हवा उसकी तरफ बढ़ रहा था तो भूल गई क्या कि तुमने अपन साथ क्या डेल की थी। वो सवालिया अंदाज में उसकी तरफ मतूजा हवा और फिर एक झटके से लीला को दबोचते हुए उसकी कमर के गर्द अपनी बालों का हिसाब बनाकर इसे सीने में दबोच गया। अभी तो सिर्फ बाला मिल जाए। चलो और तो अभी से वो आन करने लगी। लीला के टूटे फूटे जख्मी बदन पर रस्तम की गिरफ्त उसे तकलीफ देने को काफी थी। सुनिए कितना अच्छा होता अगर तो पहले दिन ही हार्ट गर्लफ्रेंड के मुवाफक मेरे को अपने जिस्म में जलते तंदूर पर पानी डालने देती। अपन ने तुझे एकदम ठंडा कर देना था, मगर नहीं, तेरे को वही चोर पुलिस खेलने का। अब देखो इस चोर पुलिस की खेल में हम किधर पहुंच गए। वो अभी तक इसकी कमर के गर्द बालों का हिसाब बनाए खड़ा था जो बुत बने खड़ी थी। अपन अब भी तेरे को यही समझता है कि इस चोर पुलिस की खेल में कुछ नहीं निकलने वाला। अपन दोनों लोग इन सब से दूर ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। वहां न तो वो एडन हुएगा और न ही वो ठगा पुलिस वाला। वहां सिर्फ रस्तम और रस्तम की छुनिया हुएगी। एक पुरसुकून बीच पर ठंडी ठंडी रेत में मेरे को जंग करते थे आप ठंडी करने का। कभी रस्तम ऊपर कभी छुनिया ऊपर। रस्तम मचलता आवाज उसकी कमर पर हाथ फेर रहा था और वो बुत बनकर बड़ी गहरी सोच में मपता। वो अपने हुनर इसके कान के करीब कर गया। बोल न छुनिया चलेगी ना तो हाथ चलोगी रस्तम, मगर हमारी देर हुई है ना। वो उसके सख्त लहजे और बहकते हुए अंदाज को देखकर उसे देर याद करवाने लगी थी। क्या डेल छुनिया इस तरह की डेल तो वो खड़ा पुलिस वाला भी अपन के साथ गए हुए हैं, मगर अब अपने आसपास इस डेल बंक को देखकर अपन से ज्यादा इंतजार नहीं होता। क्या डेल की इसने तुम्हारे साथ? वो हैरानी से रस्तम को खुद से पीछे करते हो पैदा हुई थी। यही कि जैसे ही ये मिशन खत्म हुएगा वो तुझे हमेशा के लिए मेरे बिस्तर पर डालेंगे। रस्तम ने चौंका देने वाला इंकशाफ लीला पर एयर कर दिया था। उसे आज पता चला था कि पुलिस और रस्तम के दरमियान क्या डेल तय हुई है। वो कौन होता है मेरी डेल तय करने वाला? वो आंखें छोटी करते वसे से भड़की थी। यही अपन भी बोला था इस तरह पुलिस ऑफिसर से, मगर वो कह रहा था कि इसके पास तुम्हारी पटखा टाइप वीडियोज है एकदम नंगी वाली। पहले तो अपन को लगा कि ये ठगा अपन को बना रहा है क्योंकि अपन की छवियां एकदम अंडा पेश है। फिर अपन सोचा कि हो सकता है इसने छवियां की नहाते बहाते वीडियो बनाई। हमें मेरे को मालूम ये ठगे लोग ब्लैक मेल के माफो ऐसे काम बहुत करते हैं। लीला वसे से लांग पेरी हो गई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस मार कमन कैसे तोड़ कर आए। छमिया सच बता तो किसी को खुद पर चढ़ाई तो नहीं। रस्तम के सवाल ने जल्दी पर तेल का काम किया था। काल विलन हुआ। रस्तम जब तक कोई चढ़े ना मुझे नींद नहीं आती। वो तब तो तेज लहजे में बोली थी।
तथ्य के मुवाफिक भौंकना बंद कर देना मेरे को मालूम के पास किसी छोकरी पर चढ़ता नहीं है, क्योंकि अपने पास ऐसा कुछ है कि नहीं कि वो किसी पर चढ़े और तो बास के अलावा किसी पास जाती ही नहीं है। तुम्हें ये किसने कहा कि एडन? मेरे को सोफिया बताई कि बास जितनी भी छोकरियां लाता वो जैसे आती वैसे ही वापस। तभी तो रस्तम पुलिस को बोला था कि इस छविया को एडन पास भेज दो, क्योंकि अपन जानता था कि बास छविया से सिर्फ बात ही करेगा और छविया जाएगा हमें तो रस्तम ही आए। अच्छा जो भी है, चलो यहाँ से। मेरे पाँव में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरा बोझ उठा सके। वो जल्दी से दड़ी की तरफ बढ़ी। लेना जल्द से जल्द एडन पास जाना चाहती थी। इसके दिमाग में अभी भी वीडियोस वाली बात ही घूम रही थी। तो अगर मुझे बता दे कि तेरे पाँव की यह हालत किसने की है तो भाई गार्ड अपन इसके पिछवाड़े का यही हाल कर देगा। मेरा रस्तम भी गाड़ी में सवार हुआ था और गाड़ी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी थी। यह पहली बार हुआ था कि लीला को एडन की तरफ ले जाते हुए इसकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बंधी हुई थी और इसका मोबाइल भी नहीं लिया गया था। शायद अब एडन इस पर एतबार करने लगा था, मगर लीला के दिमाग में अब पुलिस को लेकर बहुत से सवाल जन्म लेने लगे थे। इस बार वो जानबूझकर अपना मोबाइल बंद कर गई थी। बोलना छमिया भाग चले ऑस्ट्रेलिया। रस्तम ने लीला को फिर ऑफर की, क्योंकि वो जानता था कि वो दिन दूर नहीं जब सब कश्यप यकीन में बदल जाएगा। इसलिए इसे अभी से कुछ करना था। मैं इस मिशन को पूरा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। रस्तम, लीला, ये मिशन कभी पूरा होगा कि नहीं? मेरे को मालूम कि तुमने 2-4 जगह से बास का माल पकड़वा दिया, मगर वो आटे में नमक के मुवाफिक भी नहीं है। लीला, इस मिशन को पूरा करना तो दूर, तो बास का सारा माल गनते गनते ही बटी हो जाएगी। इसलिए कहे को अपनी और मेरी जवानी इस चोर पुलिस के चक्कर में ज़ाया कर रही है। तुम्हें वो यहाँ से भागने दे गया क्या? वो अपन की राखी है ना? वो बड़ी सोफिया वो करेगी ना अपन लोगों की मदद। तुम्हें लगता है रस्तम कि वो तुम्हारी मदद करेगी? लाइफ सरसरी और एडम की चमची है मेरी छविया। आफर को रस्तम भी तो कोई चीज़ है ना। रवि देख, अपन इटली में था तो तेरे को ये रोमानिया से लेने का कहा तो वो बड़ी बास को बोली कि बास रस्तम खास बंदा है, इसलिए इसी को रोमानिया भेजू। मेरे को जब इस बड्डी ने फोन किया कि रोमानिया जाने का तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। अपन सोचा ये सारी बहुत थकाती है, मगर देख यहाँ मुझे तो मिल गए। अब इस खुशी में आकर इस बड्डी को थकस पड़ेगा। रस्तम ने अभी जुमला मुकम्मल ही क्या था कि तभी गाड़ी की बैक सीट से किसी ने पिस्टल की नोक इस पे सर पर रख दी। मुझे बास ने ही कहा था कि मैं तुम दोनों पर नजर रखूं, क्योंकि बास को भी तुम दोनों पर शक था। देखो, फिर मैंने आज तोता मेरा की इस जोड़ी को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। वो सोफिया ही थी जो गाड़ी की पिछली सीट में छपी दोनों की बातें रिकॉर्ड कर रही थी। सोफिया को अचानक देखकर लीला और रस्तम का रंग पड़ गया था।